फंक्शन लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फंक्शन फैन फिक्शन का नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं। लास्ट पार्ट में मैंने बताया था विंग और वांगजी वापस क्लाउड रेसेस आ जाती हैं। जब वो दोनों जिंगशी में होते हैं तो एक लैंड कल्टीवेटर उनके पास आता है और उनसे कहता है, अंकल लैंचरैन आप दोनों का कब से इंतज़ार कर रहे हैं। वो दोनों लैंचरैन से मिलने जाते हैं तो लैंचरैन के पास वहाँ वेंचिंग भी बैठी हुई थी और उसके हाथ में वही प्योरिफिकेशन स्टोन था जो अब पूरी तरीके से काला हो चुका था। विंग सोचने लगता है अभी कुछ दिन ही उसे हुए थे कोई टावर गए और वो प्यूरिफिकेशन स्टोन पूरी तरीके से काला हो गया। और वो लैंचरैन से कहता है, आपको ये स्टोन कहाँ मिला। इससे पहले कि लैंचरैन कुछ कहता, वेंचिंग कह देती है, तुम्हें क्या लगता है कहाँ मिला होगा। अंकल लैन तुम्हारी प्रोग्रेस देखने के लिए लाइब्रेरी पवेलियन गए थे और उन्हें वहाँ ये स्टोन मिला। तुम्हें पता भी है तुम क्या कर रहे थे, तुम मुझे इस बारे में एक बार तो बताते। अब लैंचरैन विंग की तरफ इशारा करते हुए कहता है, तुम क्या सोच रहे थे, तुमने मुझे बताना ज़रूरी भी नहीं समझा कि तुम्हारी गोल्डन कोर है ही नहीं। फिर उसे प्योर कैसे किया जा सकता है। तुम्हारी वजह से लैंड एल्डर्स का प्यूरिफिकेशन स्टोन भी दूषित हो चुका है। विंग बेचारा कुछ नहीं कह पा रहा था। तभी वांगजी आगे बढ़ता है और कहता है, अंकल मैं इस बारे में आपको बताता हूँ। लैंचरैन और भी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और वो कहता है, वांगजी तुम भी ये सब जानते थे, तुमने भी मुझे कुछ नहीं बताया। तो वांगजी कहता है, अंकल जब तक मैं अपनी बातों पर श्योर नहीं हो जाऊं तब तक मैं नहीं चाहता था कि आप चिंता करने लगें। इसमें विंग की कोई गलती नहीं है। लैंचरैन कहता है, इसी की ही सारी गलती है। अगर इसने डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल करना बंद कर दिया होता। इससे पहले कि लैंचरैन कुछ और कहता, वांगजी कहता है, अंकल जब से विंग मेरे साथ है उन दिनों में उसने डेमोनिक कल्टीवेशन का इस्तेमाल नहीं किया है और तब भी तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा है ना। लैंचरैन कहता है, विंग की गोल्डन कोर ना होने की वजह से प्यूरिफिकेशन स्टोन पर कोई असर ही नहीं पड़ना चाहिए था, लेकिन ये इतना काला कैसे पड़ गया। तभी वांगजी लैंचरैन के सामने 5 पेपर्स रखता है और वो लैंचरैन से कहता है, अंकल जैसे ही विंग ने मुझे अपने गोल्डन कोर के बारे में बताया, मैं वहाँ से सेक्ट एलियंस लाइब्रेरी के लिए निकल गया था और मैंने ब्रदर की परमिशन ली थी। मैंने काफ़ी लंबे समय तक लाइब्रेरी पवेलियन और फॉरबिडन बुक्स चैम्बर में भी देखा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे विंग की मदद की जा सके। इसलिए मैं ब्रदर की परमिशन से सेक्ट एलियंस लाइब्रेरी गया था। ये सुनकर लैंचरैन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो वांगजी से कहता है, तुम्हें पता भी है कि वो लाइब्रेरी चारों मेजर क्लान्स की गुप्त लाइब्रेरी है जिसमें ऐसे टेक्स्ट रखे गए हैं जो किसी के हाथ नहीं पड़ने चाहिए। क्या तुम्हें पता है अगर बाकी क्लान लीडर्स को तुम्हारी इस हरकत के बारे में पता चला तो वो सब कितने नाराज़ होंगे। वेंचिंग कहती है, वो लाइब्रेरी तो नाइटलेस सिटी के पास है ना। तभी विंग कहता है, तुम मेरे लिए नाइटलेस सिटी तक गए थे और मेरी गोल्डन कोर का सॉल्यूशन ढूंढ रहे थे, इसलिए तुम शिजिए की वेडिंग में लेट हो गए। वांगजी कहता है, मैं लेट होने के लिए माफ़ी मांगता हूँ। विंग अचानक से बहुत इमोशनल हो जाता है और उससे थैंक यू बोलता है और उससे कहता है, लेकिन तुम्हें मेरी मदद के लिए लाइब्रेरी में क्या मिला होगा। डेमोनिक कल्टीवेशन मैंने खुद शुरू की थी, इसके सारे टेक्स्ट मैंने ही लिखे हैं, तो इसका सॉल्यूशन और कौन दे सकता है। वांगजी कहता है, चिशान वैन सेक्ट के टेक्स्ट भी वहाँ मौजूद हैं। जब वैन जोलियो उन टेक्स्ट के ज़रिए गोल्डन कोर को क्रश करना सीख सकता है तो गोल्डन कोर को ठीक करने का भी तो कोई तरीका उनमें होना चाहिए। अंचरान अब गुस्से में कहता है, वांगजी तुम्हें पता भी है तुमने क्या किया है। तुमने वैन जोलियो की कोर माल्टिंग टेक्निक को चुराया है। क्या तुम चाहते हो इस दुनिया में और वैन जोलियो पैदा हो जाएं? अगर ये टेक्स्ट किसी और के हाथ लग जाते हैं तो तुम्हें पता है क्या होगा। वांगजी कहता है, लेकिन उन टेक्स्ट के जरिए हम विंग को बचा सकते हैं। लैंचरैन कहता है, तुम सारे कल्टीवेशन वर्ल्ड से झगड़ा मोल लेना चाहते हो, वो भी बस इस विंग के लिए। लैंचरैन गुस्से भरी नज़रों से वांगजी की तरफ ही देखता रहता है। तभी वेंचिंग कहती है, तो क्या तुम्हें विंग की कोर को ठीक करने का कोई तरीका मिला। वांगजी कहता है, मुझे ये टेक्स्ट मिले हैं जिन्हें मैंने कॉपी किया है, आप प्लीज़ इन्हें एक बार देख लीजिए। वेंचिंग कहती है, मैं इन्हें एक बार रीड करूँगी, जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तब तक हमें पता नहीं चलेगा। और वो विंग से कहती है, वे भूषण तुम्हें मेरे साथ अब चलना चाहिए, कुछ टेक्स्ट मुझे तुम पर ट्राई करने होंगे। और वो वांगजी से कहती है, क्या तुम भी मेरे साथ चलना चाहोगे। वांगजी वहीं खड़ा रहता है और लैंचरैन की तरफ देखते हुए कहता है, नहीं मैं अपनी पनिशमेंट लूँगा। विंग सीरियस होकर वांगजी से पूछता है, कैसी पनिशमेंट। तो वांगजी कहता है, मैंने उस टेक्स्ट को कॉपी करके गुसुलैन की सेफ्टी के साथ रिस्क लिया है, इसलिए मुझे पनिशमेंट लेनी होगी। लैंचरैन कहता है, मुझे खुशी है कि तुम्हें डिसिप्लिन याद है
और वो उसे 5 कोड़े मारे जाने की सज़ा देता है। वेइंग ये सुनकर कहता है ये गलत है। लंजा मेरी वजह से वहाँ गया था तो मैं उसकी जगह पनिशमेंट लूँगा। लान चिरैन कहता है क्योंकि उसने तुम्हारे लिए वो सब किया इसीलिए उसे सज़ा लेनी चाहिए। उसने सारे सेक्ट के लोगों की ज़िंदगी का रिस्क लिया, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए, सिर्फ एक पर्सन के लिए। वेइंग कहता है क्योंकि उसने मेरी वजह से ये सब किया इसलिए प्लीज़ मुझे ही पनिशमेंट दीजिए। लान चिरैन कहता है वांगजी को ही अपने किए की पनिशमेंट लेनी होगी ताकि उसे हमेशा याद रहे कि उसे जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेने चाहिए। वेइंग कहता है आप ये कैसे कह सकते हैं, आप उसके अंकल हैं। 5 कोड़े मारे जाने पर उसकी हालत बहुत बुरी हो जाएगी, उसे महीनों लग जाएंगे रिकवर होने में। तभी वांगजी कहता है प्लीज़ वेइंग तुम लेडी वैन के साथ चले जाओ, मैं अपनी पनिशमेंट के लिए तैयार हूँ अंकल। लैंड कल्टीवेटर्स उसे अपने साथ ले जाने लगते हैं तो वेइंग वांगजी के स्लीव्स पकड़ लेता है और उससे कहता है अगर तुम पनिशमेंट लोगे तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूँगा। वांगजी वेइंग का हाथ हटा देता है और उन लैंड कल्टीवेटर्स के साथ चला जाता है। वेंचिंग वेइंग से कहती है तुम्हें अब मेरे साथ मेडिकल रूम चलना चाहिए, मुझे तुम पर टेस्ट ट्राई करने होंगे। कुछ समय बाद हंगुन जुन से तुम वहीं मिलोगे। वेंचिंग और वेइंग जब मेडिकल रूम में होते हैं, वेंचिंग उस पर कुछ ट्राई कर रही होती है। तभी 2 लैंड कल्टीवेटर्स वांगजी को वहां लेकर आते हैं। वांगजी की हालत बहुत बुरी थी, वो ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। वेइंग जैसे ही उसे देखता है वो उसकी तरफ भागा हुआ जाता है। वो वांगजी को अपना सहारा देता है और उसे वहां बेड पर लिटाता है। वांगजी को उसके पेट के बल लिटाया जाता है। वेइंग देखता है कि उसके बैक पर 5 बड़े कट्स बने हुए थे जिनसे खून बह रहा था। वेंचिंग कहती है मुझे जल्दी से एंटीसेप्टिक्स लाना होगा। तभी वो लैंड कल्टीवेटर्स जो वांगजी को वहाँ छोड़ने आए थे वो कहते हैं तुम उसे ट्रीट नहीं कर सकती, ये लैंड डिसिपल्स का रूल है, उसे अपनी सजा को ऐसे ही झेलना होगा। वेंचिंग कहती है मुझे रूल से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लैंड चिरैन को कोई प्रॉब्लम है तो उन्हें मुझसे खुद कहना होगा। और वो वेइंग से कहती है वेइंग जल्दी से उसका रिबन निकालो और उसके बाल हटाने में मेरी मदद करो। वेइंग वांगजी का रिबन खोलता है और उसके बाल बैक से हटाता है। वांगजी काफ़ी दर्द में था और वो बार बार वेइंग का नाम ले रहा था, तो वेइंग उसका हाथ पकड़ते हुए कहता है लंजा मैं यही हूँ। वांगजी को दर्द में देखकर वेइंग की आंखों में भी आंसू आने लगते हैं और वो उसके हाथ पर किस करते हुए कहता है तुमने ऐसा क्यों किया लंजा। शाम तक वेंचिंग ने उसके सारे वाउंड्स को ट्रीट कर दिया था और उसे पेन किलर्स भी दे दी थी, लेकिन वांगजी को काफ़ी तेज़ बुखार हो गया था। वेंचिंग कहती है मैंने उन्हें कुछ दवाएं दी हैं जिससे कम से कम वो 2 हफ्तों तक नींद में रहेंगे, जिससे उन्हें दर्द भी कम महसूस होगा और उनके वाउंड्स भी जल्दी ही ठीक हो जाएंगे। वो वेइंग की तरफ देखती है तो वेइंग काफ़ी थका हुआ था और वो उससे कहती है लंच का समय हो गया है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए, मैं डिनर लेकर आती हूँ। तो वेइंग उससे कहता है तुम डिनर के लिए चली जाओ, मैं यहीं लंचा के साथ रुकूंगा। वेंचिंग कहती है ठीक है फिर मैं यहीं पर तुम्हारे लिए डिनर ले आऊँगी। वांगजी काफ़ी गहरी नींद में था लेकिन फिर भी उसने वेइंग का हाथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ा था। कुछ समय बाद वेइंग ने देखा कि वांगजी को फेस पर बहुत स्वेटिंग होने लगी है। उसने एक क्लॉथ लिया और वांगजी के फेस को वाइप करने लगा। वांगजी अपना फेस टर्न करने वाला था तो वेइंग ने उसके फेस को पकड़ा और उससे कहा लंजा मैं बस तुम्हारा फेस क्लीन कर रहा हूँ, मुझे पता है तुम्हें किसी का टच करना पसंद नहीं, लेकिन प्लीज़ ये तो मुझे करने दो। वांगजी नींद में भी वेइंग की सारी बातें सुन रहा था और उसने फिर अपना फेस टर्न नहीं किया। कुछ समय बाद लैंड चिरैन वहाँ आता है, उसके हाथ में एक ट्रे थी जिसमें गुसुलान फूड रखा हुआ था और वो वेइंग से पूछता है अब वांगजी कैसा है। वेइंग गुस्से में कहता है आपको क्या लगता है वो कैसा होगा, 5 कोड़े उसे मारे गए हैं। अब लैंड चिरैन उसे वांगजी के फादर यानी अपने भाई की स्टोरी बताता है और वो उससे कहता है वे विशन तुम्हें पता है मेरे भाई ने सारे लैंड एल्डर्स के खिलाफ जाकर सिर्फ एक वुमेन के लिए अपने भाई और अपने बच्चों तक छोड़ दिया। उसने सबके खिलाफ जाकर उस लेडी से शादी की, लेकिन क्योंकि उसे पनिशमेंट लेनी थी तो उसने फिर खुद को भी बंद कर दिया और उस लेडी को एक कॉटेज में हमेशा के लिए लॉक कर दिया। जब से शिचैन और वांगजी ने जन्म लिया मैंने इन्हें सिर्फ एक ही बात सिखाई है कि इन्हें हमेशा सच्चाई और न्याय के मार्ग पर चलना है। मैं नहीं चाहता कि इनका हाल इनके पिता जैसा हो जाए। वांगजी को पहली बार सजा तुम्हारी वजह से मिली थी, आज ये उसका दूसरी बार है, मैं खुद उसे हर्ट होते हुए नहीं देख सकता। ऐसा कहकर लैंड चिरैन की आंखों से आंसू गिरने लगता है।
वुयिंग सोचता है कि वो हमेशा लैन चरैन को एक स्ट्रिक्ट टीचर के रूप में देखता आया था, लेकिन आज वो जिसे देख रहा था वो वांग जी का अंकल था, जो अब बहुत बूढ़ा हो चुका है और उसे अपने नेफ्यू की चिंता है। अगले 2 हफ्तों तक वेइंग ने वांग जी को 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा था, और साथ ही साथ वेंचिंग उस पर वो सारे टेक्स्ट भी ट्राई कर रही थी जो वांग जी कॉपी करके लेकर आया था। एक दिन जब वेइंग वांग जी के पास था तो आयुएन वहाँ आता है और वेइंग से कहता है, शन गगा, मैं लान गगा से मिलना चाहता हूँ। वेइंग उससे कहता है, आयुएन, तुम्हारी लैन गगा की तबीयत अभी ठीक नहीं है, तुम उनसे नहीं मिल सकते वरना तुम भी बीमार हो जाओगे। तो आयुएन उससे कहता है, लेकिन आप तो कब से यहीं हैं। तो वेइंग उसे समझाता है, आयुएन, तुम्हारे शैन गगा तो बड़े हो चुके हैं, वो बीमार नहीं होंगे। आयुएन वेइंग से कहता है, शैन गगा, मैं लैन गगा के लिए मेडिसिन लेकर आया था, क्या आप प्लीज़ उन्हें दे देंगे। आयुएन वेइंग के हाथ में 2 कैंडीज देता है और उससे कहता है, जेंगी ने मुझसे कहा कि जब भी वो गिर जाता है तो उसकी मदर उसे यही कैंडीज देती हैं और वो ठीक हो जाता है। हुइंग उसकी बात पर हंसता है और उससे कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लैन गगा को ये कैंडीज ज़रूर दे दूंगा, वो भी ज़रूर ठीक हो जाएंगे। हुइंग उन कैंडीज को एक हैंकी में रखकर वांग जी के पास ही रख देता है। फाइनली अब वांग जी का बुखार उतरने लगा था और वो अपनी आंखें खोलने लगा था। हुइंग उससे कहता है, लंजा, तुम उठ गए, मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वांग जी उठने की कोशिश करता है लेकिन उसे बैक में पेन फील होता है। वुइंग उसकी मदद करता है और उससे कहता है, ध्यान से लंजा, तुम अभी भी पूरी तरीके से ठीक नहीं हुए हो, तुम 2 हफ्ते से सो रहे हो। वो पास ही खड़े लैंड कल्टीवेटर से कहता है, प्लीज़ वेंचिंग और अंकल लांचरैन से कह दो कि लंजा को होश आ गया है। वेइंग उससे पूछता है, अब तुम्हें कैसा फील हो रहा है। वांग जी कहता है, मैं ठीक हूँ। वो अपना हाथ अपने फोरहेड पर ले जाता है तो वो देखता है वहाँ रिबन नहीं था। विंग उससे कहता है, मैंने तुम्हारा फोरहेड रिबन निकाल दिया था, मैं अभी तुम्हें वापस पहना देता हूँ। तभी वेंचिंग और लांचरन वहाँ आते हैं। वेंचिंग कहती है, हंगुंजुन, आप सच में एक स्ट्रॉन्ग कल्टीवेटर हैं, मुझे तो नहीं लगा था कि आप 2 हफ्ते बाद भी ठीक हो पाएंगे। वैसे इसका थोड़ा क्रेडिट वे विशन को भी दिया जाना चाहिए, वो आपके पास से हिला नहीं था। वो आपके बैंडेज हर बार चेंज किया करता था और आपके वाउंड्स को क्लीन करता था। मुझे पता था कि वे विशन आपके साथ है, इसलिए ये सब मैं उसे ही करने देती थी। वांग जी वेइंग की तरफ घूरने लगता है तो वेइंग कहता है, वेंचिंग, इसमें कोई बड़ी बात नहीं थी। तो वेंचिंग उससे कहती है, नहीं, तुम्हें क्रेडिट दिया जाना चाहिए। वेंचिंग और वेइंग दोनों ही सोच रहे थे कि वांग जी शायद अपने वाउंड्स के बारे में कुछ और पूछेगा, लेकिन वांग जी ने कहा कि वेइंग के टेक्स्ट कैसे चल रहे हैं। वेंचिंग कहती है, फाइनल रिजल्ट कल तक ही आएगा, तभी मैं कुछ बता सकूंगी। वेइंग कहता है, अब जब लंजा को होश आ गया है तो मैं बात लेकर आता हूँ और उसके लिए कुछ ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आता हूँ। शायद अंकल लांचरन को भी लंजा से काफ़ी कुछ बातें करनी होंगी। ऐसा कहकर वो और वेंचिंग वहाँ से चले जाते हैं। कुछ समय बाद वेइंग वापस आता है, वांग जी के लिए फूड लेकर आता है और उससे पूछता है, तुम्हारे अंकल ने तुमसे क्या कहा। वांग जी कहता है, कुछ नहीं। वेइंग कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कुछ नहीं, उन्होंने तुमसे इस शादी को तोड़ने के लिए नहीं कहा। वांग जी अचानक से शॉक्ड हो जाता है और वेइंग से कहता है, क्या तुम इस शादी को तोड़ना चाहते हो। वेइंग कहता है, मेरा मतलब है तुम्हारे अंकल मुझसे नफरत करते हैं, मेरी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिली। 2 हफ्ते से तुम बेहोश हो लंजा, और शायद जो मार्क्स तुम्हारे बैक पर अब हैं वो कभी नहीं जाएंगे, ये सब कुछ मेरी वजह से ही है। वांग जी कहता है, अंकल ने मुझसे कहा कि इन 2 हफ्तों में तुम मेरे साथ थे, तुमने मेरा ख्याल रखा और तुम यहीं चेयर पर सोया करते थे। वुइंग को विश्वास नहीं होता कि लैन चरैन ने अपनी और उसकी कन्वर्सेशन के बारे में वांग जी से कुछ नहीं कहा, बल्कि वो वुइंग की तारीफ कर रहा था। वुइंग उससे कहता है, लंजा, मेरी वजह से तुम्हें पनिशमेंट मिली थी, तुम्हें इतना तो कर ही सकता था ना। ये सुनकर वांग जी एकदम साइलेंट हो जाता है। वुइंग को लगता है कि शायद उसने कुछ गलत कहा है। वुइंग अब उससे कहता है, लंजा, तुम्हारे बैंडेज चेंज करने का समय आ गया है। वांग जी अपने पेट के बल फिर से वहीं लेट जाता है। कुछ समय बाद वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है। वुइंग उसकी बैंडेज चेंज करने के बाद सोचता है कि शायद वांग जी सो गया है और वो उसका रिबन निकालने ही वाला होता है कि वुइंग उसका हाथ पकड़ लेता है। वांग जी उससे कहता है, लंजा, मुझे लगा तुम सो गए हो, तुम्हें अनकंफर्टेबल फील हो रहा होगा, इसलिए मैं रिबन निकाल रहा था, लेकिन अगर तुम्हें नहीं निकालना तो मैं ऐसे ही रहने देता हूँ। वांग जी फिर उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है, नहीं, मैं चाहता हूँ तुम मेरे साथ रुको।
ये सुनकर वियिंग उसी के पास लेट जाता है। मेडिकल रूम का ये बेड जिंगशी के रूम से काफ़ी छोटा था, इसलिए वो दोनों काफ़ी नज़दीक थे। वांग जी अपना हाथ वियिंग की आंखों के नीचे ले जाता है और उससे कहता है, 2 हफ्तों से तुम ठीक से सोए नहीं हो, अब तुम्हें आराम करना चाहिए। दोनों ऐसे ही सो जाते हैं। अगली सुबह जब वांग जी उठता है तो उसकी बैग पहले से काफ़ी बेटर थी। वियिंग को भी इतने लंबे समय बाद बेड पर सोने के बाद काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तभी वांग जी की नज़र उस हैंकी में रखे हुए 2 कैंडीज़ पर जाती हैं और वो वियिंग से पूछता है, ये क्या है? वियिंग हंसने लगता है और उससे कहता है, आयुन ने ये तुम्हारे लिए यहाँ रखी थी। उसके दोस्त ने उसे ये कैंडीज़ दी थी और उससे कहा कि ये तुम्हारे लिए मेडिसिन का काम करेंगी। तुम्हें ये खाने की ज़रूरत नहीं, मैंने बस उसका दिल रखने के लिए रख दी थी। लेकिन वांग जी उस हैंकी में से वो कैंडीज़ निकालने लगता है। विंग उससे कहता है, क्या तुम इन्हें खाना चाहते हो? आयुन ने ये अपने हाथ में पकड़ी हुई थी, ये काफ़ी डर्टी हो गई होंगी। अगर तुम इसे खाकर बीमार हो गए तो वेंचिंग मुझे छोड़ेगी नहीं। वांग जी उससे कहता है, अंकल ने मुझसे कहा कि तुम आयुन का बहुत अच्छे से ख्याल रखते हो, तुम एक अच्छे पेरेंट हो। विंग शॉक्ड होते हुए कहता है, क्या उन्होंने ऐसा कहा? मैंने तो सिर्फ ऐसे ही कहा था कि आयुन मेरा और तुम्हारा बेटा है। कहीं उन्होंने ये सच तो नहीं समझ लिया? उन्हें पता है ना कि मैं जन्म नहीं दे सकता। वांग जी वियिंग को तिरछी नज़रों से देखता है और उससे कहता है, ऑफ कोर्स उन्हें पता है। वियिंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और उससे कहता है, वैसे लंचा, अगर मैं अंकल के साथ एक प्रैंक खेलूँ तो मैं अपने अंदर काफ़ी सारे कपड़े रख लेता हूँ और उनसे कहूँगा कि तुमने मुझे प्रेग्नेंट कर दिया है। ये सुनकर उनकी हालत देखने लायक होगी ना। इमेजिन करो जब वो सोचेंगे कि और भी ज़्यादा लिटिल वेबुशियन उनकी क्लैन में आने वाले हैं तो उन्हें हार्ट अटैक ना पड़ जाए। वांग जी कहता है, प्लीज़ अंकल के साथ ऐसा कुछ मत करना। दोनों बातें कर ही रहे होते हैं तभी वेंचिंग वहाँ आती है और वांग जी उससे वेइंग पर किए गए टेस्ट के बारे में पूछता है। वेंचिंग उन दोनों से कहती है, हांग गुंजुन, मैं अभी जो भी कुछ आपको बताने वाली हूँ आप दोनों को उसे ध्यान से सुनना होगा। वे वुशन, तुम्हारी सर्जरी के वक्त जब मैंने तुम्हारे अंदर से गोल्डन कोर निकाली थी और क्लान लीडर जैंग के अंदर डाली थी, तब मैंने गोल्डन कोर को बॉडी के बाहर देखा था। मुझे बस इतना पता था कि गोल्डन कोर वहाँ होती है जहाँ ह्यूमन हार्ट होता है। नॉर्मल ह्यूमन बींग्स अपनी स्पिरिचुअल एनर्जी से कल्टीवेट करते हैं तो उनकी गोल्डन कोर का स्टोन इतना ग्रो नहीं करता और उनकी बॉडी के अकॉर्डिंग वो ठीक रहता है। लेकिन अगर हम किसी बीस्ट की बात करें तो वो एक्सटर्नल एनर्जी के थ्रू अपनी गोल्डन कोर से कल्टीवेट करता है जिससे वो स्टोन बड़ा होने लगता है। वुइंग कहता है, जैसा कि मैंने किया, मैंने एक्सटर्नल रिसेंटफुल एनर्जी का इस्तेमाल किया। यही रीज़न है कि मैं बिना गोल्डन कोर के भी कल्टीवेट कर सकता हूँ। वेंचिंग कहती है, एग्जैक्टली, एक बीस्ट की तरह तुम्हारे अंदर भी एक फिजिकल कोर फॉर्म होने लगी है तुम्हारे रिसेंटफुल एनर्जी के इस्तेमाल की वजह से। और वही रिसेंटफुल एनर्जी प्योरिफिकेशन स्टोन पर अपना असर दिखा रही है जिससे वो पूरा काला पड़ चुका है। क्योंकि तुम कोई बीस्ट नहीं हो तो तुम्हारी वो फिजिकल कोर वहीं फॉर्म हो रही है जहाँ एक ह्यूमन की होती है, तुम्हारे हार्ट में। और अगर वो ऐसे ही बड़ी होती गई तो तुम्हारा ब्लड का फ्लो रुक जाएगा। वांगजी तुरंत कहता है, हम सर्जरी करवा सकते हैं। वेंचिंग कहती है, मैंने सबसे पहले यही सोचा था, लेकिन उसके लिए मुझे उसके ब्लड फ्लो को रोकना होगा और मुझे काफ़ी दिन लग जाएंगे उस फिज़िकल कोर को निकालने के लिए। और इन दिनों में अगर वेइंग का ब्लड फ्लो रोका गया तो उसकी जान को वैसे भी खतरा है। ये फिज़िकल कोर किसी भी समय उसके हार्ट को ब्लॉक कर सकती है। वेइंग कहता है, तुम्हारे कहने का मतलब है कि मैं किसी भी समय मर सकता हूँ? वेंचिंग कुछ नहीं कह पाती तो वांगजी कहता है, हम उसे कैसे बचा सकते हैं? कोई ना कोई तरीका तो होगा। वेंचिंग दुखी मन से कहती है, मैं उसे नहीं बचा सकती, मुझे माफ़ कर दीजिए होंग गुंजुन। वांगजी को एक बहुत बड़ा धक्का लगता है। विंग भी अपनी आंखें बंद करता है, गहरी सांस लेते हुए फिर स्माइल करते हुए वेंचिंग से पूछता है, मेरे पास कितने दिन और बचे हैं? वेंचिंग कहती है, कुछ दिन, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हफ्ते। मैं तुम्हें कुछ मेडिसिन दूंगी जिससे तुम्हारा हार्ट रेट काउंट स्लो हो जाएगा और तुम्हारे पास ज़्यादा दिन होंगे। वुयिंग फिर उससे मुस्कुराते हुए कहता है, थैंक्स वेंचिंग। वांगजी उसकी तरफ ही देखता रहता है तो विंग उससे कहता है, लंजा, मुझे इस तरह मत देखो, तुम दोनों को ही पता है कि मैं तो बहुत पहले ही मर गया होता। जब मेरी गोल्डन कोर सर्जरी हुई थी या जब मुझे ब्यूरल माउंट्स में फेंका गया था, वो तो मैं लकी था जो मैं जिंदा बच गया और इतने साल में जी पाया। ऐसा कहकर वो फिर मुस्कुराने लगता है।
ओके गाइस, आज का पार्ट यहीं ख़त्म करते हैं। बहुत सैड एंडिंग हुई है ना आज के पार्ट की। पता नहीं आगे जाकर क्या होने वाला है। आई होप आज का एक्सप्लेनेशन भी आपको अच्छा लगा होगा। आप लोग काफ़ी कमेंट्स करते हैं गाइस, बट आई एम सॉरी मैं रिप्लाई नहीं कर पाती हूँ। आजकल मैं थोड़ा बिज़ी हूँ, तो प्लीज़ आप लोग बुरा मत मानना कोई भी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना वांगशन लवर्स के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।